Okay, good morning, friends. Our today's topic of discussion for UPSC foundation batch will be social issues. सोशल इशू जिसे आप लोग इंडियन सोसाइटी भी जानते हो. इसके पहले जो कुछ आप लोगों के लेक्चर्स हुए उसमें हम लोगों ने भी डिस्कस अबाउट जियोग्राफी, हिस्ट्री. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट पॉलिटी. These all three were main subjects, and today what we are going to discuss is the social issue. This is the small component. जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यूपीएससी में दो कंपोनेंट्स रहेंगे आप लोगों के, दो चीजें रहेंगी, एक सब्जेक्ट और दूसरा कंपोनेंट. कंपोनेंट आप लोगों को कम नंबर्स में पूछे जाते हैं. दिस इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप लोगों को हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस होते ही है. सपोज ये प्रीलिम्स में नहीं है आप लोगों को. सोशल इशू का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ओनली लिमिटेड टू द मेंस एग्जाम. दिस इज नॉट कम्स अंडर प्रीलिमिनरी एग्जाम. एंड रिमेंबर दिस इज द पार्ट और कंपोनेंट ऑफ जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 में हम लोगों ने हिस्ट्री देखा है. हिस्ट्री का आप लोगों का अप्रोच हो चुका है डिस्कशन. सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी. एंड टुडे आर्ट एंड कल्चर का एक डिस्कशन हो चुका है आप लोगों का. एंड टुडे द स्मॉल कंपोनेंट, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ जीएस पेपर 1, सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी, आप इसे किसी भी नाम से जान सकते हो. अभी जहां तक सोशल इशू की बात है तो क्वेश्चन वही है कि मुझे इसे क्यों पढ़ना है. व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी सोशल इश्यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. सो देखिए, अल्टीमेटली आप जब भी एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर सपोज, तो अल्टीमेट योर अल्टीमेट ड्यूटी इज टू सर्व द सोसाइटी. और इंडियन सोसाइटी पढ़ना तो बहुत जरूरी, बिकॉज इंडिया की इट्स नॉट अ सोसाइटी, इट्स अ काइंड ऑफ मोजाइक. Different components we have a small painting of India, and this entire painting is made up of different component. Every state, every union territory, every regional part have their own society, have their own culture, have their own tradition. लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में या महाराष्ट्र में हर 9 किलोमीटर के ऊपर लैंग्वेज चेंज होती है. लैंग्वेज नहीं भी चेंज हुआ तो एक जो हम लोग टोन कहते हैं बात करने का, टोन डेफिनेटली चेंजेस. एवरी लैंग्वेज हैव अ मल्टीपल डायलेक्ट्स एंड एवरी सोसाइटी हैव देयर ओन इश्यूज, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स. सो आफ्टर बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, द थिंग इज दैट कि आईएएस बनने के पहले चीजों को पढ़ लो. व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ इंडियन मासेस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कि हम लोगों ने कौन से सॉल्यूशंस ड्रॉ किए गवर्नमेंट की, इनके लिए क्या इनिशिएटिव्स रहे, हाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. एंड आफ्टर बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, यू नो द प्रॉब्लम, यू नो द सॉल्यूशन, जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट इट, वर्क प्रॉपरली. 100% एप्लीकेशन बेस सब्जेक्ट है ये. अप्लाइड सब्जेक्ट कहेंगे कि पढ़ने के बाद हम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो काफी बड़ा सोसाइटी हम लोगों का, बहुत बड़ा, यानी ये अलग ही सब्जेक्ट है पढ़ने का. बाय द वे, इंडियन सोसाइटी आप लोग ऑप्शनल भी ले सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है ये. इतना नॉर्मल है कि आप कहेंगे कि सर इसके लिए सिलेबस देखने के बाद यू विल से कि सर आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी नीड ऑफ स्पेसिफिक स्टडीज रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट. ये इतना नॉर्मल है सर कि मैं जस्ट बेसिक चीजें पढ़ने के बाद जस्ट इसे करंट अफेयर्स में भी अगर देखूं सो काम हो सकता है. ये इतना नॉर्मल है. ऐसे इश्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किए भी है, आजकल आप अपने आजू बाजू देखते भी हो उन सब चीज़ों को. क्रिमिनलाइजेशन जैसे बढ़ गया, जैसे यूपी वगैरह में आपने सुने होंगे ओपन इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक के ऊपर क्रिमिनल्स को शूट किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द इशू, सोशल इशू. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ये ढेर सारे इश्यूज है. तो आप लोग सिलेबस को देखेंगे हम लोग, हमारा वही कोर्स रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी सोशियोलॉजी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस सिलेबस. प्रीलिम में तो ये है नहीं, उसके बाद इसको मेंस में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज द ट्रेंड इन मेंस एग्जाम सपोज, और इसके लिए रीडिंग सोर्सेस कैसे रहेंगे. सर मैंने इस सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करना है, इस बारे में हम लोग एक से सवा घंटे में आज डिस्कस करेंगे सपोज. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशियोलॉजी. फर्स्ट थिंग is syllabus. 1 2 3 4 5 6 and 7 लाइंस में आप लोगों का सिलेबस एंड कर दिया है. सिलेबस को देखेंगे हम लोग. सपोज साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ
डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। साइलेंट एस्पेक्ट्स पूछे गए आप लोगों को कि इंडियन सोसाइटी के हमें साइलेंट एस्पेक्ट्स बताइए। साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। भी साइलेंट एस्पेक्ट कहेंगे तो क्या है फीचर्स इंडियन सोसाइटी को, तो देखिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी का एक फीचर है कि यहाँ पे किनशिप एक है। किनशिप यानी यहाँ पे हर कोई रिश्ते नातों में, आप में, वी, एवरीवन हैव अ रिलेटिव्स, एवरीवन हैव अ रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस एंड दैट वी जनरली यूज टू कॉल किनशिप, नाते संबंध जिसे कहा जाता है, माँ बाबूजी वगैरह वगैरह। दूसरी हमारी सोसाइटी की ये बात है कि हमारे यहाँ पे फैमिली है या नहीं है। फैमिली इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी। आप इतने सारे स्टूडेंट हो, आप में से ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसकी फैमिली नहीं कि सर मैं तो मोगली हूँ और मैं जंगल में रहता हूँ अकेला और मेरे तो ना बाबूजी है ना माताजी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं, एवरीवन एज अ फैमिली। इनफैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली से आप लोग, जॉइंट फैमिली पता ही होगी जहां पे 2, 3, 4 जनरेशन एक साथ रहती है। आप लोगों को सुन के खुशी होगी कि जॉइंट फैमिली ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज जस्ट टिपिकली लोकेटेड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इन एवरी रिलीजन। ये इंडिया में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भूटान में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सभी कंट्रीज में जॉइंट फैमिलीज है। और ना कि सिर्फ हिंदू में बल्कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी धर्मों में जॉइंट फैमिली है। उसके बाद आप लोग, आपका मैरिज सिस्टम है कि यहाँ पे हर किसी को शादी करनी ही पड़ती है। इनफैक्ट शादी इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। एक समय पे पुरुष हो वो बच भी सकता है शादी से, बट इंडिया में महिलाओं की शादी कर ही दी जाती है। अभी मैरिज में भी इंडियन महिलाओं का मेन इश्यू रिगार्डिंग मैरिज इज द चाइल्ड मैरिजेस। यू माइट गेट शॉक्ड कि अभी भी नदर्न इंडिया में यानी यूपी, बिहार, राजस्थान, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में अभी भी मोर देन 50% ऑफ मैरिजेस आर चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस उसे कहते हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों की भी उम्र कम हो। लड़की के लिए शादी की उम्र 18 साल है और लड़की के लिए 21 कर दिया। अभी हमने वो बढ़ा दिया है, लड़की के लिए 21 रहेंगे और लड़के के लिए 24 रहेंगे, बट फिर भी लड़कियों की शादी 15-16 एज में कर दी जाती है। सो दैट वी जनरली यूज टू कॉल अ चाइल्ड मैरिज। सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स, इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिक चीजें जो आपको पता है, बट आपको ये पता नहीं है कि ये हमारे साइलेंट फीचर्स। यू नो किनशिप, यू नो फैमिली, you know marriage system, you know everything is about, but you don't know that these are the silent features, वैशिष्ट्य। what is difference? this is difference। यूएस में जाइए, फैमिली नाम का कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं। 18 साल का बच्चा होगा घर से निकल जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, डिवोर्स का क्या रेशियो है? मैरिज तो है नहीं, और मैरिज है भी तो सीरियल मोनोगामी है। मैंने शादी की, मैंने डिवोर्स लिया, मैंने वापस शादी की, वापस डिवोर्स लिया, वापस शादी की, वापस डिवोर्स लिया, ये साइकिल चल ही रहा है, सीरियल मोनोगामी। अब अरेबियन कंट्रीज में जाइए, वहां पे पॉलीगामी है, एक इंसान 50-100 महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। हमारे देश में पॉलीएंड्री मीन्स एक महिला के मल्टीपल हस्बैंड हो सकते हैं, वो सिंगल वाइफ विथ मल्टीपल हस्बैंड। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ द्रौपदी, द एंशियंट लिटरेचर कैरेक्टर द्रौपदी, द वाइफ ऑफ 5 पांडवास। So this is not any difference or a kind of taboo kind of thing, but it's a feature of your society. Most important role of women and women's organization, most important 3 star। पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? तुझे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है बेटा इसके ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ योर पॉपुलेशन। And you know what is the status of women in Indian society? Generally the status of women is subordinate। इसको सोशली सप्रेस करके रखा है महिलाओं को, इसको इकोनॉमिकली सप्रेस करके रखा है, इसको काम करने दिया जाता नहीं है, और ये महिला जो काम करती है उसका पगार भी इसे दिया जाता नहीं। कि जैसे एक महिला है, हाउस वाइफ कहते हैं हम लोग, वो दिन भर काम करते रहती है। द थिंग इज दैट आर यू पेइंग टू द वुमेन? यू आर सेइंग शी इज माई मॉम। आपके बाबूजी कहेंगे वो तो मेरी वाइफ है, उसको कैसे का पैसे देने? बट बात वही है, काम तो किया जा रहा, बट आप लोगों को इकोनॉमिकली रिफंड नहीं हो रहा। आप अगर किसी छोटी मोटी कंपनी में हो, वहां पे महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता है। पॉलिटिकली आप लोगों को सप्रेस किया गया है। एक ही क्वेश्चन है, इस देश में 50% महिलाएं है, इस 17वीं लोकसभा में कितनी % MP है? 545 सीट्स है हम लोगों के पास, एंड 545 में से सिर्फ 45 से 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर वुमेन। ये इंडिकेट करता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन।
सो यूपीएससी का वही कहना है कि तू महिलाओं को इंपावर कर और सबसे पहले पढ़ ले व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या रोल है इस सोसाइटी में। तो 50% कंट्रीब्यूशन है सर, 50%। इकोनॉमिकली भले पुरुष एंगेज रहे, बट डोमेस्टिक वर्क पूरी तरीके से महिलाओं के हिसाब से किए जाते हैं। तो हमारा वही कहना है गवर्नमेंट का, ट्राई टू मेक देम एम्पावर सोशली, ट्राई टू मेक देम एम्पावर इकोनॉमिकली, ट्राई टू मेक देम एम्पावर पॉलिटिकली, ट्राई टू मेक देम एम्पावर कल्चरली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, टेक्निकली, हर एंगल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे एम्पावर करने के बारे में सोचेंगे। 3 स्टार क्वेश्चन है, मैं वापस कह रहा हूं, यूपीएससी में हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ज्योग्राफी में पूछ लिया था उन्होंने, वुमेन इंपावरमेंट इज अ की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अभी आप ही सोचिए, अभी ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि सोसाइटी का है? सो बोथ आर कोरिलेटेड। सोशल ज्योग्राफी, इंटरमिंगलिंग ऑफ सिलेबस, दे आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर इंटरकनेक्टेड। लिख दीजिए। यूपीएससी में आंसर में हर पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। आप जब भी कॉलेजेस में आंसर लिखते हो तो उसमें आंसर होता ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन होती है। मान लो कि मुझे अगर मेरे ऊपर ऐसे लिखना है कि टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ और राइट ऐसे ऑन यू, तो एक सोशल एंगल रहेगा, मैं सोशली कैसा हूं, एक इकोनॉमिकल एंगल रहेगा मेरा, एक पॉलिटिकल एंगल रहेगा मेरा, एक कल्चरल एंगल रहेगा, एक रिलीजियस एंगल रहेगा। हर चीज को 360 के एंगल में देखिए। आम इंसान एक चीज को एक ही साइड से देखता है और अपना ओपिनियन क्रिएट कर देता है कि यही सच है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसी चीज को हर एंगल से देखेंगे एंड फ्रॉम एवरी एंगल इट विल लुक डिफरेंट, और उसके ऊपर से हम लोगों को कंक्लूजन ड्रॉ करना है व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। पढ़ाई यूपीएससी में हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, पढ़ाई यूपीएससी में वर्टिकल चाहिए। योर नॉलेज शुड बी अ डेप्थ। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इंफॉर्मेशन का होता है कि बस मुझे तो सरफेस लेवल भी पता है, मैं अगर थोड़ा सा डीप जाना चाहूं तो आप कहेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। यहां पे डेप्थ जरूरी, कम पढ़ डीप पढ़, हर एंगल से पढ़, बायस मत रहे, इमीडिएट ओपिनियन मत दे, चीजों को समझ पहले एंड देन ट्राई टू एनालाइज देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम लोग इसे भी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। 140 करोड़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 140 crores successfully. You know you have bypassed China by the way. You are the most populous country in the world. सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, यानी मेरे ऊपर भरोसा रखे, आपकी जिंदगी में जो 100% प्रॉब्लम है ना, उसमें से 90% प्रॉब्लम तो एक ही वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जॉब नहीं मिल रहा, कंपटीशन कितनी, कंपटीशन क्यों ज्यादा है, तो भैया 140 करोड़ पॉपुलेशन है फिर हमारी, और यहां पे हर कोई दौड़ में लगा है। फिर वन मिनट, ये देखिए, ये है सपोज हम लोगों का प्यारा भारत। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, इस देश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 2.14%। टोटल पूरे वर्ल्ड में हमारे पास कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, सो वी हैव 2.14%। और दूसरी बात देखिए, दुनिया का कितना पॉपुलेशन तेरे पास है, सो वी हैव 17.54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। That means you have a 2% of resources and you have a 17% of consumer. These are the resources and these are the consumer which is not matching at all. और फ्यूचर में when you will become IAS, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज, डिप्लीटिंग रिसोर्सेस एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ऑलरेडी अनबैलेंस्ड है, आने वाले समय में ये और अनबैलेंस्ड होने वाला है, पॉपुलेशन कंट्रोल में लानी पड़ेगी, अदरवाइज इशू हो जाते हैं। फिर पॉपुलेशन, नेचर की अपने कुछ चीजें होती है, अगर तूने पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल किया तो फिर नेचर अपनी तरफ से पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, नेचुरल कैलामिटी आ जाएंगे, और होलसेल में चीज होती है, होलसेल यानी डायरेक्टली 10 लाख लोग डाइट, 15 लाख लोग गए,
30 लाख लोग गए। टर्की बेस्ट एग्जांपल, 4 सेकंड का भूकंप, 4 मिनट का 2 लाख डेथ्स। नेचर होलसेल में स्वाइप करता है। नेचर वही कहता है कि प्रोटेक्ट कर, प्रिवेंट कर अपने आप को, अदरवाइज द लास्ट कॉल विल बी पिक्ड बाय माई सेल्फ, और मेरा काम खतरनाक होता है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। 17% में से भी इंडिया की 35% पॉपुलेशन बीपीएल है, डायरेक्टली बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी सपोज इसी को अगर संक्षिप्त में देखें कि ये जो 17% पॉपुलेशन है, जरा इसका हम लोगों को मायना बताइए कि इसमें क्या है। इसमें से 35% पॉपुलेशन बीपीएल है, डायरेक्टली बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कुछ नहीं, तू सिग्नल के ऊपर जाएगा, लोग तेरे शीशे के पास आते और पैसे मांगते। ऐसे पूरी इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके जो ओपन में रहते थे, डू नॉट हैव शेल्टर, नो क्लॉथ्स, नो फूड। बचे 65%, उस 65% में से भी ऑलमोस्ट ऑल ऐसा समझ ले कि 60% पीपल जो है वो मिडिल क्लास है, ये नौकरी करने वाला इंसान है, मिडिल क्लास। और बाकी बचे 5%, ये जाएंगे आप लोगों के रिच क्लास में। देखिए कितनी असमानता है। यानी ऑलमोस्ट ऑल 95% जो है उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस है, और मैक्सिमम रिसोर्सेस किसके पास है? 5% लोगों के पास। सोशल प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी बढ़ेंगी। व्हाई इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग? बिकॉज योर पॉपुलेशन इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, कंसिस्टेंटली। यू नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। सो यूपीएससी में वही कहना है कि आप लोग वापस पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज से पढ़िए जरा। होगी इंडिया की पॉपुलेशन, बट समय है अभी 2050 तक, यानी 30 साल बाद ब्रेक लगेगा थोड़ा सा हम लोगों का, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जनरेशन जानी पड़ती है। एक पूरी जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, शादी लेट करेंगे थोड़ा, और लेट शादी होने के बाद जनरली फर्टिलिटी रेट महिलाओं का कम हो जाता है। फिर एक टिपिकल महिला अपनी लाइफ साइकिल में कितने बच्चे को बर्थ दे सकती है, ये भी उसके एजुकेशन के ऊपर रहता है। जनरली एजुकेशन डिटरमाइंस, हमने जो कहा कि एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इसमें कहा ऐसा जाता है, अगर आपको केस देना होगा तो ध्यान में रखिए। आपको अब सिर्फ एग्जांपल ध्यान में रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलिटरेट वुमेन, अनएजुकेटेड। इलिटरेट कहेंगे हम लोग कि जो कभी स्कूल में ही गई नहीं, ऐसी महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेशियो वो 3.2 का है। यानी ये महिला अपने पूरे लाइफ स्पैन में 15 से लेकर 45 साल का जो एज रहता है, फर्टिलिटी एज ऑफ वुमेन, उसमें 3 या 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। जो महिला 10वीं क्लास तक पढ़ी है, इसका फर्टिलिटी रेशियो 2.8 का होता है, 2 या 3 बच्चे। यहाँ पे 3 4 2 3। जो महिला 12वीं पास होती है, 1.8 फर्टिलिटी रेशियो, 1 या 2 बच्चे। और जो महिला एजुकेटेड, एजुकेटेड उसे कहते हैं एजुकेटेड यानी 12वीं, और वेल एजुकेटेड यानी डिग्री होल्डर रहता है। ऐसे महिलाओं का फर्टिलिटी रेशियो 1.2। दूसरे देशों में इतने कम बच्चे क्यों पैदा होते हैं महिलाओं को? बिकॉज दिस इज द इशू, योर फर्टिलिटी रेशियो इज रिलेटेड विद योर एजुकेशन। If the woman is educated, the fertility ratio will immediately decrease because she is aware of her duties, she is aware of her right, she is aware of her own physical plus mental health. So she can take the decision in favor of herself, no issue. Liberalness कहा जाता है इसे, that women have a right to think about herself. But जहाँ पे uneducated लोग हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिली है, शादी हुई, बच्चा होना ही चाहिए, इमीडिएटली दूसरा भी होना चाहिए, ज्यादा बच्चे, जब तक लड़का ही चाहिए उसमें भी। तो ऐसे ढेर सारे इश्यूज हैं, देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू गेटिंग मी? ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा था जो और आप लोगों को समझे ही ना। आर यू पीपल गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? केजी, केजिया, ओके। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। पॉवर्टी एक बड़ा चैलेंज है, जैसे मैंने कहा पहले तो पॉपुलेशन ज्यादा है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि उसमें भी बहुत सी पॉपुलेशन है जो नॉन प्रोडक्टिव है।
तो पॉवर्टी का रेशो बहुत ज्यादा है और पॉवर्टी इज क्वाइट हायर इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में पॉवर्टी काफी हाई है, अर्बन इंडिया में थोड़ी कम है। और ये पुअर लोग करते क्या है, जो गरीब इंसान है उसका लाइवलीहुड क्या है, सो मेजोरिटी ऑफ द पुअर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, किसान, शेतकरी। क्यों प्रॉब्लम है फिर, किसान ही क्यों गरीब है? आप शहरों में आएंगे, शहरों में थोड़ा सा अलग फॉर्म है पॉवर्टी का। आप गांव में गए, गांव में झुग्गी झोपड़ियां रहेंगी लिटरली, यानी कि इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं, उसके पास जमीन भी नहीं है तो वो भी छोटी सी है। एग्रीकल्चर का बड़ा इशू है अपना काफी, यानी अभी एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, जैसे पॉपुलेशन हमने कही कि इंडिया की 100% पॉपुलेशन है और इंडिया की 100% में से 65% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 65% पॉपुलेशन मीन्स आपके देश का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन किस एक्टिविटी में एंगेज्ड है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। हाउ दे आर अर्निंग देयर मनी? थ्रू द फार्मिंग एक्टिविटी और एग्रीकल्चर। एंड दिस एग्रीकल्चर इज लिटरली very less productive. The productivity is consistently decreasing, not decreasing, but it's not that much of beneficial economy का। अब ये जो 65% है, इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें से ऑलमोस्ट ऑल 70% जो लोग हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स यानी इसके पास जमीन है 5 एकड़ से भी कम, लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड। 30 में से 20% ऐसे है कि ये लैंडलेस है, इसके पास जमीन ही नहीं है, लैंडलेस। और ये जो 10% है, ये 10% को लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, यानी ऐसे लोग हैं जिनके पास 25 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अब ये 10% अगर छोड़ दे तो इन 100% किसानों में से 90% किसान अगर देखा जाए तो डायरेक्ट डॉर्मेंट फेज में, यानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली जमीन है पर जमीन में पानी नहीं है। और ऐसे समय में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इकोनॉमिकल इफिशियंसी, इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बट ऑब्वियस इट विल लीड टू द इंक्रीज इन पॉवर्टी। इंसान गरीब होते जाएगा। फिर पॉवर्टी काफी ज्यादा है, पॉवर्टी गिनी भी जाती है हमारे देश में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, खुद गवर्नमेंट पॉवर्टी के एस्टिमेट्स निकाल दी है। बट द थिंग इज दैट कि पॉवर्टी कम करना है, बट ये हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल 90% लोग जो थे वो बीपीएल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दिस नंबर हैज बीन नाउ डिक्रीज टू द 30 to 35%. So what you did in the last 75 years of independence, so our major achievement, we have decreased the poverty to the very extreme levels. और 10 साल को लीजिए, यानी 100 साल बाद, 100 साल when India will become 100 years old after 25 years from now in 2047, उस समय तक तो ये 30 में से भी बहुत कम हो गए रहेंगे, 20% कम हो जाएंगे, यानी बची तो 10 से 15% रहेंगे पुअर। पॉवर्टी हर देश में होती है, वो एकदम से खत्म नहीं हो सकती। नीड्स होती लोगों की। बहुत बार लोग अपने कर्मों की वजह से भी गरीब हो जाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। अब 100% नहीं सेट कर सकते चीजों को, थोड़ी बहुत पॉवर्टी रहने वाली है, हम लोग तो ट्राई ही करेंगे। गवर्नमेंट का भी वही है कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ पे है? आपने कहा सर गाँवों में है। मैंने कहा क्यों गाँव में? तो आपने मुझे पता है कि सर ये जो सब लोग हैं ये लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है। एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, you are not getting the money full year from it. रबी एंड खरीफ ओनली 2 सीजन्स आर देयर। ये भी वहां पे पॉसिबल जहां पे रेगुलर रेनफॉल है, जहां पे रेनफॉल लेस देन नॉर्मल है, वहां पे तो एक ही क्रॉप सीजन रहेगा सर खरीफ का ड्यूरिंग द मॉनसून, और उसमें से आमदनी बहुत कम। फ्रेगमेंटेड लैंड है, लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम है, तो आपको इनकमिंग भी कम रहेंगे। और एक बार ये सीजन हो गई कि दे आर ऑलमोस्ट ऑल जॉबलेस, दे डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। गवर्नमेंट ने कहा ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लान लाया था अपने, यू माइट हैव हर्ड इट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मनमोहन सिंह जी भी प्राइम मिनिस्टर थे तभी ये लाया था, और एमजी नरेगा के अंडर हर बीपीएल फैमिली के एक मेंबर को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसी के गांव में। मैं एक ग्रामीण भारत का रहवासी हूं, जॉब नहीं मेरे पास,
सरकार कहेंगे कि आपके एरिया में सड़क बनाने का काम चल रहा है, कच्ची सड़क, आप जाके कंट्रीब्यूट कीजिए, तो मुझे 100 दिन के लिए जॉब दिया जाएगा मेरे ही गांव के अंदर, और इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। तो महाराष्ट्र में ये रेट अभी शायद 280 रुपीज पर डे। सबसे ज्यादा जो रेट है वो हरियाणा में 320 रुपए पर डे, यानी महाराष्ट्र में 280 रुपए, मैंने 100 दिन काम किया, मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 28,000 रुपए। 28,000 रुपए मुझे 100 दिन में मिले, जबकि मैं बीपीएल हूं, और बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है बीपीएल होने का? लेस देन 11,000 रुपीज पर ईयर। जिसकी आमदनी पूरे साल की 11,000 रुपए से भी कम है उसे बीपीएल कहा जाता है। हमारी सरकार ने हमें 100 दिन में 28-20 हजार रुपए दे दिए। सी गवर्नमेंट का किस तरह से गवर्नमेंट टैकल कर रही प्रॉब्लम कि डोंट वरी, मैं पूरे साल तो नहीं दूंगा, तो थोड़े समय एग्रीकल्चर कर, तेरी खुद की खेती कर, बचा समय मैं तुझे जॉब दूंगा, तो हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे, और मैं तुझे इसके पैसे भी दूंगा, और जितना तू एग्रीकल्चर से निकलता उससे ज्यादा दूंगा मैं तुझे पैसे। सी दिस इज द प्लान। You need a plan, you need a policy to tackle the social problem. घर नहीं इन लोगों के पास। आपने कहा सर और एक प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव अ शेल्टर ऑन देयर हेड्स। अभी सर टेम्परेचर कितना है बाहर? 40-45 डिग्री, और मैं तो आना बाकी। सो सर होता क्या है ना कि इन लोगों में थोड़ा सा हीट स्ट्रोक से इश्यूज हो जाते हैं जनरली, तो हमें इसे शेल्टर देना पड़ेगा। गाँव में तो सर गाँव हालत और भी गंभीर है, तो हमने कहा क्या करने का, उनको घर देने दो। फिर गवर्नमेंट ने इंदिरा आवास योजना, ऐसे ढेर सारी होम से रिलेटेड ये लाई है इंदिरा आवास योजना। ये रूरल इंडिया के लिए है, सेंटर और स्टेट दोनों के कोलैबोरेशन में रहेगा। 28,000 रुपये में घर बांध के दिया जाएगा, पक्का मकान, पक्का मकान। फिर आएंगे आप लोगों की राजीव आवास योजना, यह अर्बन इंडिया में है। अर्बन इंडिया में म्हाडा आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र हाउसिंग अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग। म्हाडा, सिडको आपने नाम सुना होगा, आपने हुडको नाम सुना होगा। ये सब गरीबों के लिए घर बांध के देते हैं लॉटरी बेसिस पे। अर्बन इंडिया, ये अर्बन में रहेगा, ये रूरल में रहेगा। और अभी जो मोदी जी का चल रहा है दैट इज वेरी फेमस, प्रधानमंत्री आवास योजना। रिबीट मिलता है। मेरा इनकम 10 लाख रुपए है, मैंने पहली प्रॉपर्टी मेरी, आई एम गोइंग टू परचेस अ घर, होम। मोदी जी ने कहा ये घर अगर आप लोग आपकी वाइफ के नाम के ऊपर रजिस्ट्री करोगे, ये घर अगर आप लोग आपकी माँ की नाम के ऊपर रजिस्ट्री करोगे, किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर नाम के ऊपर, तो हम आपको और रिबीट देंगे। तो मुझे 2.5 लाख रुपए का रिबीट मिला। मैंने 20 लाख रुपए लोन लिया था, 20 में से 2.5 लाख रुपए तो मोदी जी ने भर दिए पहले के पहले, यानी 20 उसमें से 2.5 लाख रुपए गए, 17.5 लाख रुपए मुझे पे करने। अभी क्यों? बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ एनी वुमेन नहीं, मेरे रिलेटिव्स में जो वुमेन रहेंगी उसके नाम के ऊपर, एंड गवर्नमेंट विल गिव मी अ रिबीट। कितना अच्छा है। देखो, घर लेना हर किसी का ख्वाहिश रहता है अपने देश में कि मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छा मकान हो, मेरा अच्छा बंगलो हो, बट विशेष ही रह जाती है। बट गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, यू जस्ट ड्रीम, आई विल ट्राई टू फिलफिल यूर ड्रीम। तू सिर्फ बटन दबा दे जा मेरे नाम पे, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं तेरे। गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है, आम लोगों को पता ही नहीं है। इतनी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की कि यानी आप लोग ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट 100 रुपए अगर गवर्नमेंट के पास है, उसमें से 80 रुपए तो पब्लिक के ऊपर ही खर्च करती है। बट पब्लिक को समझ में आता नहीं है, चीजें ट्रिकल डाउन होना भी जरूरी है। आपको भी जब मुझे चीजें नहीं पता रहेंगी, अभी यूपीएससी के लिए कोर्स करेंगे आप लोग, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे बाप रे कितना सारा बड़ा काम है ये। बट एजुकेशन ना होने की वजह से, लिटरेसी ना होने की वजह से, ज्ञान होना जरूरी है। इंसान में इतनी तो भी समझ होनी चाहिए कि वो समझ सके चीजों को। इंटेलिजेंस से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए लोगों के पास, जो कि थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है हमारे देश में। और कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे हम लोग जितनी उसमें भी। साइलेंट पिक्चर, वुमेन्स रोल, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट इश्यू जो सिलेबस में दिया है दैट इज रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहा जाता है इसे, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स। अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कि ठीक है, ये है हम लोगों का भारत, इसमें से कौन सी पॉपुलेशन कहां पे रहती है।
150 years ago from now, once the Gandhi said that the real India lives in its villages. इस देश की आत्मा इसके गांव में रहती है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और आज अगर आप मुझे पूछते हो, मैं भी वही कहूंगा, आज भी द सोल ऑफ दिस कंट्री लाइज इन इट्स विलेजेस। हाउ? बिकॉज टिल टुडे इंडिया 66% पॉपुलेशन is a resident of rural India, and only 34% population used to live in a urban area. अभी आप कहेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क कैसे पड़ता है ये जानने के लिए हम लोग केस देखेंगे। सपोज जैसे इंडिया का आपने देखा, इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है? तो हमने कहा सर 65%, एक राउंड फिगर। अर्बनाइज नहीं है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इंडिया का कितना पॉपुलेशन अर्बनाइज है? 35%, 34 है वो, बट हम लोग 35 पकड़ लेंगे राउंड फिगर। चाइना इतनी आगे कैसे क्या है? 55% पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहता है सर। यूएस इतना अर्बनाइज्ड कैसा क्या है? 75% of their population is urbanized. Europe, Belgium, Luxembourg, Singapore, no village at all. 100% population is a urbanized population. आप देखिए इंडिया के और इन बाकी कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस है फिर? दे आर द सुपर पावर्स। एक समय था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाले और लोगों को बुलाइए सिटी में और चलिए कीजिए प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में फिर ये देश तो सब साथ में ही थे। चाइना भी हमारे साथ 90s 50s में इंडिपेंडेंट हुआ है, यूएस भी साथ साथ में ही थे सपोज, बट ये इतना कैसे कि इनइक्वालिटी हो गए? तो हुआ ये है कि ये जितने भी देश है, यानी जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज दिखाई पड़ते, एवरी कंट्री हैज विटनेस्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चाइना ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विटनेस किया है, यूएस, एंटायर यूरोप, इनफैक्ट लंदन वाज द हॉटस्पॉट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। बट इंडिया नॉट सो फार, नॉट येट हैव विटनेस एनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। होता क्या है, आपके पास कुछ है नहीं, बट आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाई और कंपनी स्थापित की। कि जैसे गूगल शुरू किया मैंने, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैंने स्पेसएक्स शुरू किया, मैंने फेसबुक शुरू किया, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी शुरू की और मैंने लोगों को जॉब दी उसमें। अभी इसके लिए जॉब करने के लिए लोग सफिशिएंट है, तो लोग कहां से माइग्रेट करेंगे फिर जॉब के लिए? इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से रूरल एरिया से। जो इंसान पहले रूरल एरिया में रहता था वो काम के हिसाब से किधर माइग्रेशन करेंगे? अर्बन एरिया में, और इधर जाके इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। घर पे था 100 रुपए कमाता था महीने के, आज ये सिटी में चला गया है, ये दिन के महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, जॉब लग गई इसको, रेगुलर सैलरी। अब ये पैसा सेविंग भी करेगा, इन्वेस्ट भी करेंगे और इकोनॉमिकल साइकिल शुरू हो जाएंगे। इंसान की जेब में पैसे आए कि उसे खर्चा कैसे करना ये बताने की जरूरत नहीं। इंडियंस को तो पैसे को अपने पैर रहते चलने के लिए, वो अपने हिसाब से चलता है, वो मस्त। बट पैसे को चलने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी है। और अपना वही इशू है फिर, और तेरी जेब में पैसा उस समय रहेगा जब भी तू गांव छोड़ के आएगा सिटी में, जब भी तू रेगुलर जॉब करेगा, कोई बिजनेस कर कुछ तो हमारा भी वही चल रहा। मोदी जी ने कहा ऐसा ऐसा है, तो फिर करने का क्या? आपने कहा सर एक काम करो, फिर हम लोग स्टार्टअप इंडिया शुरू करते हैं, हम लोग स्टैंड अप इंडिया शुरू करेंगे, हम लोग मेक इन इंडिया शुरू करते हैं, मेड इन इंडिया शुरू करते हैं, मुद्रा योजना लाते हैं, आत्मनिर्भर भारत हम लोग बनाते हैं। 2019 मोदी had the vision to make the Indian economy $5 trillion। इस $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का तो अकेले महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन था या होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द कोविड-19 एंड अदर रिसेशन टाइप ऑफ थिंग वी कुड नॉट अचीव द टारगेट, बट स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। अब देखिए हर चीज रिलेटेड है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, एवरीथिंग इज रिलेटेड। I hope you people are getting। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स, अर्बनाइज सिटीज बनने के बाद भी उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे स्लम का एक बड़ा प्रॉब्लम है, हाइजीन की एक प्रॉब्लम्स होती है, स्टैम्पेड वगैरह का एक होने का प्रॉब्लम है, आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स वगैरह आते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन में पढ़ना है। आपने सुना भी होगा अभी गवर्नमेंट किस तरह से लीड कर रही है अर्बनाइजेशन को। जैसे मोदी जी ने 2015 में स्मार्ट सिटी का स्कीम लाया था, नाम
सुना होगा आपने स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी उसके पहले पूरा नहीं था, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। आप लोगों को बसेस दी गई, इवन आपकी सिटी में भी सिटी लिंक की बसेस है। सिटी लिंक अचानक से कैसे क्या गई? सिटी लिंक आई नहीं है, लाई गई है अंडर द स्मार्ट सिटी। CNG के ऊपर चलने वाली। व्हेन यू विल बिकम अ स्मार्ट, व्हेन यू विल बिकम अ इको फ्रेंडली। तो हाउ टू बिकम इको फ्रेंडली? बाय यूजिंग इको फ्रेंडली व्हीकल्स। कितना आपकी लाइफ से रिलेटेड देखिए, गवर्नमेंट कितना ईज प्रोवाइड करने का ट्राई कर रही है आपको, बट अभी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। नेक्स्ट इज सोशल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इन सिलेबस, सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट यानी एक सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, केस लेंगे हम लोग ट्राइबल। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 8% इनका रेशो है, और इंडिया में सबसे खराब हेल्थ रेशो, सबसे ज्यादा इलिटरेसी इन्हीं लोगों के बीच में। अभी आप लोग है, आपका पोस्टिंग हो गया सपोज झारखंड में या कुछ ओडिशा में या नंदुरबार में हो गया आप लोगों का पोस्टिंग, ट्राइबल एरिया है पूरा का पूरा। सो हाउ यू विल एम्पावर देम सोशली? तो कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे पहली चीज हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। जो बच्चे अभी पैदा होंगे वैक्सीनेशन कीजिए, उनका माल नरिशमेंट कम होनी चाहिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम करने का ट्राई कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेटा उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, कुछ भी कर, ये सबसे बड़ा टास्क है, कुछ भी करके एजुकेशन दो इसको। गरीब होगा चलेगा बट इसको एजुकेशन दो, बिकॉज एजुकेशन सबसे बड़ी चाबी है। रिमेंबर द केस स्टडी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन। हेल्थ, एजुकेशन आपने दिया, इसको कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इसको बैंकिंग नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड करो, इसको इकोनॉमिकली कनेक्ट करो, इसको पॉलिटिकली कनेक्ट करो। ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल के लिए आपने हेल्थ दिया, आपने एजुकेशन दिया, इनके लिए स्पेशल हमने एजुकेशन खोले इंस्टीट्यूट, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय, उसके बाद रेसिडेंशियल स्कूल्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, बहुत सारी फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, स्टाइफंड्स इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्राइबल्स को पॉलिटिकली इंपावर कैसे किया हम लोगों ने इनको, ट्राइबल्स को? सो वी हैव प्रोवाइडेड देम द रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैव द रिजर्वेशन इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, दे हैव रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व रखी जाती है, एंड दे हैव रिजर्वेशन इन एजुकेशन सिस्टम। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू इंपावर, सोशल इंपावरमेंट। और लास्ट में छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे सिलेबस में, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। देख सकते हैं आप लोग, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म मीन्स द क्लैशेस बिटवीन टू कम्युनिटीज। ये कोई भी दो कम्युनिटी हो सकती है, ये रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सिख मुस्लिम, सिख क्रिश्चियन। ये लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो सकती है, मराठी कन्नड़, मराठी तमिल, तमिल कन्नड़। ये ट्राइबल कम्युनिटी हो सकती है, ये रेशियल कम्युनिटी हो सकती है, ये इथनिक कम्युनिटी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ कम्युनिटी। बट इंडिया में जो जनरली कम्युनलिज्म देखा जाता है दैट इज बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे कि रिसेंटली रामनवमी हुई, तो रामनवमी की इस पावन अवसर के ऊपर वेस्ट बंगाल, बिहार, इवन योर ओन स्टेट महाराष्ट्र, उसका औरंगाबाद जिला, यहाँ पे थोड़े से कम्युनल राइट्स देखे गए थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। India have a dark history of communal riots like 1947 at the time of partition, during 1984 during Gandhi assassination of Indira Gandhi, Hindu Sikh riots, very dangerous, very dangerous. कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, इंडिकेट करता है कि आप कितने बैकवर्ड हो। अभी सूडान में देखिए ना, सूडान भी न्यूज में है, भयानक चीजें चल रही है सूडान में, तो ओपन स्लॉटरिंग, ओपन आर्मी पैरामिलिट्री सब लगा दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजनलिझम होत आहे, रिजनलिझम, मराठीतच बोलावं लागेल, भाई हे लोक इथं चालणार नाही, यूपीच्या लोकांनी तिकडेच राहायचं, बिहाऱ्यांनी इथं येऊ नये, या लोकांनी इकडे जाऊ नये, महाराष्ट्र असं क्या कहते हैं इसे? रीजनलिज्म, प्रादेशिकवाद। तो अपने आप को बहुत डेवलप समझता है और जरा ये कहना है कि बैकवर्ड एरिया से जो लोग हमारे यहाँ पे आते हो वो आने नहीं चाहिए, इसे रीजनलिज्म कहेंगे। ये हर जगह पे चलता है रीजनलिज्म।
एक सिटी होती है, उस सिटी में भी एक एरिया रिच लोगों का होता है जो हाई फाई सोसाइटी रहती है, और दूसरा एरिया स्लम का रहता है जो गरीब लोगों का रहता है। किसी सिटी, बड़ी सिटी में गए वहां भी सेम चीज़ है। किसी स्टेट में आपने देखा, महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो वेस्टर्न महाराष्ट्र थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड है और ईस्टर्न महाराष्ट्र थोड़ा सा बैकवर्ड रह गया है, जो विदर्भ का और मराठवाड़ा का पार्ट है। सो व्हाट दिस इंडिकेट, जैसे कि वापस इंडिया में साउथ इंडिया इज क्वाइट डेवलप्ड, नॉर्थ इंडिया इज क्वाइट अगेन बैकवर्ड। व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट रीजनलिज्म, कि इनइक्वल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज नॉट एट इक्वल फुटिंग। एंड नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म, कि सभी धर्मों का आदर करो, कुछ जरूरत नहीं है ये गिराओ वो बनाओ, वो बनाओ ये गिराओ, सब साथ में रहो, मजा करो, एंजॉय करो। ये सिलेबस है। आर यू पीपल गेटिंग मी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? केजिया, आर यू गेटिंग मी? Are you people getting me or not? Okay. दिस इज द सिलेबस। सिलेबस के ऊपर होल्ड रखिए, कितना नॉर्मल सिलेबस है देखिए, एकदम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। आप कहेंगे कि सर ये क्या सिलेबस है यूपीएससी का? अरे बेटा यूपीएससी ऐसी एकदम जनरल, तुझे सब पता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज, सोशल इंपॉवरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड योर सेक्युलरिज्म, ये सब आप लोगों को सिलेबस में है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग ट्रेंड एनालिसिस, कि ये सर ये मेंस में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है मुझे इंडियन सोसाइटी। तो देखिए वैसे तो ये शुरुआत, it was included in UPSC syllabus in 2013, 10 years back, 10 years back from now. So as a component in 2013 it was asked for the 30 marks, कि टोटल जो पेपर था वो 250 नंबर का था, एंड आउट ऑफ 250 में से आप लोगों को 30 मार्क्स के लिए 2013 में पूछा गया, 2014 में 50 मार्क्स के लिए पूछा गया इसे, 2015 में लिटरली 70 नंबर्स के लिए पूछा गया था इसे, अगेन 2016 इसका नंबर घटा के 60 कर दिया था। यानी आप लोग ऐसा ध्यान में रखिए कि 50 से 60 नंबर के लिए या 40 से 50 नंबर के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स? 250। 250 में से 40 to 60 मार्क्स। फोर्टी टू 60 मार्क्स, और नॉर्मल है, पूरा सिलेबस नॉर्मल है, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं इसको, इतना नॉर्मल सिलेबस है। सो दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस। कोर एरियाज देखेंगे हम लोग कि अभी सर ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसके ऊपर मुझे किधर किधर पूछा जाता है सपोज, तो इसमें रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन है, रीजनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन है। वुमेन इंपावरमेंट तो करके ही जाइए, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, वुमेन इंपावरमेंट, अर्बनाइजेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। अरे वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर मैं तो कहता हूँ यार 250 मार्क का ऐसे आ जाता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तू करके ही चला जाए इसे। ये एक ही एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आएंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग सब्जेक्ट में ढंग से पढ़ाई करने का एकदम। और दिस इज द इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। अभी इसमें भी हम लोग सोशल इश्यूज में, अभी हमने पूरा सिलेबस देखा है, अभी सिलेबस में भी ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसमें हमने पहले पॉवर्टी देखा था, पॉवर्टी के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस है। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, यहां पे एक आप लोगों को क्वेश्चन है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह 2002 की पॉलिसी है, 1998 की पॉलिसी, अभी रिसेंटली यूसीसी हम लोग लाने वाले हैं। यूपी गवर्नमेंट की अपनी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज है। डेवलपमेंटल इश्यूज, ये भी पढ़ना है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं।
Development is a multi-dimensional process. Development generally starts with growth. Development of any society constitute social growth or social development, economical growth, economical development, political development, cultural development, regional development, religious development. All this development will create a new phenomena of development. ओवरऑल डेवलपमेंट कहेंगे. अर्बनाइजेशन का एक इशू इसमें ये भी पूछा जाता है आप लोगों को. अर्बनाइजेशन जो अभी डिस्कस किया हमने. माइग्रेशन का एक इशू है. माइग्रेशन के ऊपर भी आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. अभी माइग्रेशन का ज़्यादा हिस्ट्री है कि सर माइग्रेशन किसे कहते हैं. माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह छोड़ के आप लोग दूसरी जगह जैसे माइग्रेट करते हो. जैसे कि आप बने IAS ऑफिसर, कभी आप लोग नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहोगे, कभी मुंबई के रहोगे, कभी नागपुर के रहोगे, कभी गढ़चिरौली के रहोगे. यू नीड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So whenever a movement occurs from one place to another place is known as migration. और ये जो मूवमेंट है इंडिया में जनरली रूरल एरिया से होती है अर्बन इंडिया. गरीब इंसान ने पैसा कमाने के लिए कहा जाएगा शहर, इसे माइग्रेशन कहते हैं. और इंडिया को इसके अलावा भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा हिस्ट्री है. जैसे कि हम लोग देखेंगे 1947 की केस स्टडी. 47 से लेकर 49 में इंडिया में ढेर सारा माइग्रेशन होता है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू पार्टीशन इंडिया में नेक्स्ट बड़ा माइग्रेशन का फेज आया 1971 में एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश वॉर. इस समय बड़ा माइग्रेशन होता है. और इंडिया में आज भी बहुत माइग्रेशन होते हैं. इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होते हैं कौन से देश से? बांग्लादेश. हमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश. उसके बाद इंडिया में माइग्रेशन होते हैं म्यांमार. इधर से तो बहुत हो गए क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री जुंता चल रहा है. नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है. श्रीलंका के साथ हमारी इश्यूज है. ऑलरेडी 140 करोड़ पॉपुलेशन, ऊपर से लोग आ रहे. या आज 10 लाख है, कल इसके पॉपुलेशन हो जाएंगे 1 करोड़. फिर रीजनल इश्यूज जनरेट हो जाते हैं. माइग्रेशन के ट्रेंड है. माइग्रेशन के ऊपर चेक रखना बड़ा जरूरी है. ये एक इंपॉर्टेंट है. यही लोग रहते जो गांव से शहर में गए और शहर में जाके किधर रहना शुरू करते? झोपड़पट्टी में. और ऐसे ढेर सारे लोग हैं और उन्होंने अपना एक नया स्लम का एरिया बना दिया. दैट इज द मोस्ट बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट. नो बेसिक फैसिलिटीज, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो हाइजीन, नो सैनिटेशन, नो इंटरनेट, नो वाईफाई, नो नथिंग. ओपन टू द सिचुएशन. ग्लोबलाइजेशन एक पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को. ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? इंटीग्रेशन ऑफ द इंटायर ग्लोब. सब दुनिया एक हो रही है. ये इतना एक हो रहा है कि आप बैठे हो दिल्ली में कोई लोग और मैं मेरी सिटी से आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं. अलग अलग एरिया में ऐसे कोई स्टूडेंट रहेगा, कोई जापान में रहेगा, कोई US में रहेगा और मैं उसके साथ यहां से महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं. इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन शुरू कहां से हुआ? इंटरनेट से. ट्रेंड रहता है इसमें. सबसे पहले इसमें मॉडर्नाइजेशन आता है. मॉडर्नाइजेशन, ब्रिटिश तेरे देश में आए, उन्होंने तुझे क्या किया? मॉडर्नाइज किया. एजुकेशन ले, हेल्थ अच्छे से रख, तू भी बड़ा होगा मेरे जैसा. सभी ने मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट किया और हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स को लोगों म्हणता कि तू भारताचा नाही है, तू उसको फॉलो कर रहा. इसे क्या कहेंगे? मॉडर्नाइजेशन के बाद हर देश में आता है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमात्यकरण. व्हाट योर हैबिट हैज बीन चेंज टू द वेस्टर्नाइज्ड पीपल. वी आर ड्रिंकिंग स्टिच क्लॉथ. इंडिया के एक्चुअल अटायर है साड़ी, धोतर, लुगड़ा, जिसके ऊपर किसी भी तरह का स्टिचिंग रहता नहीं. वी आर वेयरिंग स्टिच क्लॉथ. फूड हैबिट्स, चाइनीज खाते हैं हम लोग, बर्गर खाते हैं हम लोग. वी डू नॉट ईट पिठला भाकरी. व्हाट इज दिस? इट्स अ वेस्टर्नाइजेशन. और अल्टीमेटली दोनों चीजों ने मिला के क्या कर दिया है? फिर आप लोग कहते कि भैया ये दोनों चीजें मिलकर क्या हो चुका है? सबका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है. बड़ी चीज है ये. ग्लोबलाइजेशन के बाद आप लोगों को कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है. वुमेन्स के कुछ इश्यूज है.
अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट जो हमने डिस्कस किया था, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर। सो दिस इज द इंटायर सिलेबस। सपोज सिलेबस कहेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहेंगे, आपने इतने पॉइंट्स भी पढ़े सपोज, बाय गॉड इट इज मोर देन इनफ। और आपने अगर इंडियन सोशियोलॉजी या सोसाइटी ऑप्शनल अगर आपने ले लिया है ज्योग्राफी में, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, ये तो पूरा ही उसके अंडर कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट अच्छा है पर ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको भी चीजें सुनने के बाद इंटरेस्ट आया ही होगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, अनटच्ड चीजें है जो कॉलेज का स्टूडेंट का भी पढ़ता नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स डेली लाइफ। इसमें से कोई भी एंगल हमारी लाइफ से छूटा नहीं है। पॉवर्टी आपने देखी है, पॉपुलेशन कितना बड़ा है, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन इश्यूज। इस लेक्चर में भी मैक्सिमम तो वुमेन्स ही है। यू नो द थिंग्स वेरी वेल। तो बस आपको थोड़ा सा अपने ही बारे में पुट करना है आप, जो कि काफी जनरल चीजें है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रीडिंग सोर्सेस। सर मैंने इसे कहां से पढ़ना चाहिए, तो देखिए इंडियन सोसाइटी की भी ऑलरेडी एनसीईआरटी आती है। सो द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी 11th स्टैंडर्ड, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। 11th स्टैंडर्ड की दूसरी एनसीईआरटी है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी यानी इसमें डिसिप्लिन वगैरह आपने अगर ऑप्शनल वगैरह लिया तो तब पढ़नी पड़ेगी, आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेंगी एनसीईआरटी। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें डिसिप्लिन यानी सोशियोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सोसाइटी है क्या, किसने दिमाग लगाया, हु आर द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। बट ये आप लोगों को मेंस में पूछता है नहीं, unless and until it is your optional. But if you have opted another optional and you have just a general way, then अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी ये एक अच्छी है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। 12th स्टैंडर्ड की एक एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी की डेडिकेटेड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी। न्यूज़पेपर आप लोगों को डेली पढ़ना है, बिकॉज न्यूज़पेपर विल बी द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल इश्यूज। सेम सेक्स मैरिजेस, समलैंगिक विवाह, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर युक्तिवाद चल रहा है कल से कि सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ करनी चाहिए क्या। गवर्नमेंट की साइड से और जुडिशियल की साइड से, दोनों साइड से एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं। व्हाट इज दैट, सोसाइटी का पार्ट है कि इक्वेलिटी लानी है तो सबको समान राइट्स देने ही पड़ेंगे। यू कुड नॉट सप्रेस अ स्पेशल कम्युनिटीज just because they are different. You could not. Equality before law. It's a land of law. Everyone should have a special and same rights. Newspaper most important है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे कोचिंग की तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छे नोट्स है, जो केसेस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ओरली एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, वो सब उसमें इंक्लूड किए हैं। और आप लोगों को लगता ही है कि सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, मुझे इसे और अच्छे से पढ़ना है, तो एक बुक आती है इंडियन सोसाइटी बाय नदीम हसनैन। ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है यूपीएससी का, जो हम लोगों ने पढ़ा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिजाइन की हुई बुक है ये। सो दीज आर द रीडिंग सोर्सेस। 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी एंड वन बुक ऑफ नेम इंडियन सोसाइटी बाय नदीम हसनैन। मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों को अभी तक पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक यानी कुछ डेमो क्वेश्चंस है, व्हाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी कहते हैं हम लोग, एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, व्हाट इज दैट शेड्यूल। सो यही पूछा गया, व्हाई द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इंडिकेट मेजर प्रोविजंस इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर डेवलपमेंट। कि शेड्यूल ट्राइब्स किसे कहा जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। 12 में से जो 5वां और 6वां शेड्यूल है, दैट शेड्यूल इज डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल सपोज। तो ये जो शेड्यूल्स है, इस शेड्यूल में जिस जिस ट्राइब का नाम रहेगा, जिस जिस कास्ट का नाम रहेगा, उसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। भिल्ल, पावरा, गोंड, अपने नाम सुना होगा, संथाल, ऐसे ढेर सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में। अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनल, इनका सबका शेड्यूल में नाम है, इसलिए इनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इंडिकेट द मेजर प्रोविजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, तो ढेर सारे आर्टिकल्स है। पहली तो बात यह है कि हम लोगों ने जैसे मैंने कहा द 5th एंड 6th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनली वर्ड यूज किया यहाँ पे ना, यस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया है। सो 5th एंड 6th शेड्यूल इज डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। Simultaneously, we have a special tribal minister affairs ministry, tribals affairs ministry. We have a special commission, national commission for the tribal development. Simultaneously, Article 324, मुझे आर्टिकल्स तो इतने याद नहीं है अभी, बट प्रेसिडेंट को राइट्स होते हैं एक्स्ट्रा फंड अलॉट करने के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आएंगी। रिजर्वेशन आप लोगों को दिया है, जैसे मैंने कहा शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशन में रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स को जॉब्स में रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटी में रिजर्वेशन है। हमने ढेर सारे हेल्थ स्कूल्स फैसिलिटीज इनको दिया है। व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, बता दीजिए उनको। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए 2016 का क्वेश्चन है, मेंस का ये क्वेश्चन पूछा गया था सर 15 मार्क के लिए, नहीं 10 मार्क का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। Despite implementation of various programs for the eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. Despite implementing of various programs for eradication of poverty, last 75 years, MG Narega is not the only scheme. That is the last scheme. I told you, इनफैक्ट पिछले 75 सालों में हमने 100 से ज्यादा स्कीम्स बनाई है फॉर द पावर्टी इलिवेशन, बट स्टिल 100% पावर्टी हम इरेडिकेट कर पाए नहीं है। अब उनको बताइए कि हमने फिर भी बहुत अचीवमेंट कर ली है। द पावर्टी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 90% एंड वी हैव रिड्यूस्ड टू द 35%, सो ऑलमोस्ट ऑल 60% ऑफ रिडक्शन। गिव अस सम मोर टाइम, वी विल गिव मोर एफर्ट्स एंड वी विल मेक इट लेस देन 35% टू द 20 to 15% सपोज। इसमें कुछ लैक्यूनास वगैरह भी है, उसके बारे में लिखना आप लोगों को। 2018 का क्वेश्चन था और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, एम्पावरिंग वुमेन इज अ की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस 2019, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। कितना खूबसूरत है, कोट से शुरू कीजिए एक आधे आप लोग, कि इन मराठी इट सेज दैट मुलगी शिकली प्रगती झाली, वंस द वुमेन गेट एजुकेटेड इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द इंटायर फैमिली। एक पुरुष पढ़ाई करता है, सुशिक्षित होता है, वो एक इंसान को बड़ा बनाएगा, बट एक वुमेन जब भी एजुकेटेड होती है इट मेक्स एजुकेटेड टू द इंटायर फैमिली। एंड प्लीज लिंक एजुकेशन विथ फर्टिलिटी रेट। जो केसेस मैंने दी, अनएजुकेटेड वुमन का फर्टिलिटी रेट क्या है, 10th पास 12th क्लास, और एक वेल एजुकेटेड वुमन का फर्टिलिटी रेट क्या है। फैक्ट्स प्रोवाइड कीजिए, फैक्ट्स आपके आंसर को स्ट्रांग बनाएंगे। कितना नॉर्मल है देखिए, आप ही लोग डिसाइड कीजिए। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। इतना है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।